1940 में। 1940 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो? 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है, चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, आज़ादी 1947 में मिलनी है, मैं 46 की बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूँ। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ, मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता है, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था, तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बापू, ऐसी ऐसी स्थिति है, आप क्या कहते हैं? क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 की बात नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसको लोग ज़्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज़्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी माँ को
ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास पे चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी, हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज़्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक देश में लेके चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार न करने की जो वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूँ, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो कप्तान की बात को, टीम के लक्ष्य को ध्यान रख के बड़ी से बड़ी बात को चुपचाप मान ले। 99 रन पे खेलते हुए कैप्टन अगर कह दे डिक्लेयर कर दो, तो पूछे नहीं कि 1 रन बनाने में क्या दिक्कत थी, डिक्लेयर कर दे। क्योंकि हमेशा ध्यान है कि मेरे लक्ष्य से बड़ा देश का लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है। और मैं ये बात पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि इस देश में जितना बड़ा त्याग पटेल ने किया, उतना बड़ा त्याग शायद किसी ने नहीं किया। मतलब महात्मा गांधी तो उस रेस में थे ही, वो तो उस परंपरा में आ गए थे कि चूहों की दौड़ में क्या शामिल होना है वो तो उस मूड में आ गए थे। लेकिन जो लोग मंत्री बनने की प्रक्रिया में शामिल थे, अगर मैं उनकी बात करूं, भाई जिसके सामने थाली सजा के प्रधानमंत्री का पद रखा हो, और उनको ये अच्छे से पता था कि 1946 चल रहा है, संविधान बनते बनते 3-4-5 साल लगी जाएंगे, 1951-52 में पहली बार इलेक्शंस होंगे, पहला पीएम बनेगा, और तब मेरी उम्र अगर मैं रहा तो 77 के आसपास होगी, और 77 की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा, इस इरादे से कोई चलता नहीं है कम से कम। यही नियति को शायद मंजूर भी था कि वो 75 के आसपास की उम्र में, 1950 में दिसंबर महीने में उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के 1 साल और कुछ महीनों के बाद इस देश के पहले चुनाव हुए। और इससे भी बड़ी बात क्या है, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाओ, हट गए पीछे। दशरथ ने कहा कि बेटा ऐसा संकट है, राम पीछे हट गए। राम वन में है, और पता लगा कि दशरथ की मृत्यु हो गई है। अगर दशरथ की मृत्यु के बाद राम बोलते कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं वापस आ रहा हूं, देखता हूं कौन मना करता है, कौन मना कर लेता। पर नहीं, मेरे पिताजी का वायदा था, वायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब एक बहुत प्रसिद्ध गजल का शेर है, जैसे एक लाइन है, मैं कुछ भी हूं पर एहसान फरामोश नहीं। मैं कुछ भी हो सकता हूं, एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। अगर पिताजी को वचन दे दिया और पिताजी की मृत्यु हो गई तो भी वचन पूरा होगा। गांधी जी 1948 की जनवरी में इस दुनिया से चले गए थे। जिन गांधी जी के वचन का सम्मान था वो तो नहीं है, और पटेल 1950 के दिसंबर में गए, 22 महीने थे। और यदि वो उस समय ठान लेते कि अब तो गांधी जी हैं ही नहीं, अब कौन रोकेगा। पर वही बात है कि वचन दिया है तो दिया है, निभाना है तो निभाना है। और इसलिए किसी बड़े व्यक्ति की पहचान इससे नहीं होती कि उसने खेड़ा सत्याग्रह किया, बारडोली सत्याग्रह किया, वो तो किया, बड़ी बात है। पर सीखने की असली बात होती है चरित्र, किरदार, कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या था। और पूरे स्वाधीनता संग्राम में शायद इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगर मुझे नहीं लगता किसी और के पास रहा होगा। ये उनकी पहली पहचान है। दूसरी बात, नेता बनना हमें लगता बहुत आसान काम है। मेरा मानना है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन नेतागिरी करना है, सबसे मुश्किल काम है। हम जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाते हमको लगता है कि मजाक चल रहा है, सब क्या है, ऐसे ही हैं, तो लूट जाते हैं, लूटते हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये हैं, वो हैं। कहना बड़ा आसान होता है। एक बार इलेक्शन लड़के देखिए, तब समझ में आता है कि इलेक्शन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। मुझे आज से 7-8 साल पहले कई दोस्तों ने कहा कि तुम पॉलिटिक्स में चले जाओ, तो मेरा पहले मन था पॉलिटिक्स में जाने का। जब मैं कॉलेज में आया ही था तब तो एक ही मन था कि पॉलिटिक्स में ही जाना है। धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, उतना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। पर मैंने एक प्रयोग करके देखा, जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का इलेक्शन लड़के मैं वहाँ का अध्यक्ष बन गया। एक ही दिन में इलेक्शन प्रचार के लोग सम्मान करते थे, सब जितवा दिया। उनको भी लगा कि फ्री में कार्यकर्ता मिल रहा है तो ठीक है, करवा लेते काम। तो फिर मैंने 1.5 साल काम भी किया, और मैंने 1.5 साल में समझ लिया कि बहुत ही टेढ़ी खीर है। लोगों की वैध अवैध उम्मीदें जो कभी खत्म होती ही नहीं, उन सबको पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी। वेतन आपको मिलना है नहीं वहाँ से, मतलब जिस पद पर मैं था कम से कम वहाँ तो वेतन भी नहीं मिलता है। ऊपर से आप कितने भी ईमानदार हों कि उछलना ही उछलना है। आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके कुछ बनवा देंगे तो भी क्या कहा जाएगा, ज़रूर कहीं से कमीशन मिल रहा होगा। इतनी गालियाँ, इतनी आलोचनाएं, इस
स्टील की नर्व्स हों तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चमड़ी बहुत मोटी हो, खाल बहुत मोटी हो तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। तो कल्पना करता हूं कि अगर कभी राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अखबार पढ़ लें या सोशल मीडिया पर चले जाएं और देख लें कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, या व्हाट्सएप देख लें एक दिन, मतलब किसी बीजेपी वाले का व्हाट्सएप किसी दिन राहुल गांधी के हाथ में पड़ जाए एक दिन के लिए, और उसमें देखें कि उनको कहाँ कहाँ से क्लिप काट काट के कैसे जोकर साबित किया हुआ है, कितना सदमा होता होगा। हमें तो 4 लोग बुरा बोलते हैं, नींद नहीं आती रात को। आपको पता लगे कि 150 करोड़ की आबादी में से आधी आपके बारे में ऐसा बोल रही है, तो उसके बाद कहाँ सो पाएंगे, क्या नींद आएगी आपको? बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे मन में तो नेताओं को लेकर अगाध श्रद्धा है, अगाध सम्मान है कि जितना ये झेलते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं झेलता है। पूरी दुनिया जो आती है मजाक बना के चली जाती है, जिसका मन करता है वीडियो बना देता है इनके बारे में। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है कि जो आएगा थूक देगा, जो आएगा एक लगा के चला जाएगा। इतना झेलना कोई मजाक थोड़ा ना होता है। इसके लिए चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व कि आप अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल करना जानते हो कि आपको क्लियर रहे कि मुझे भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपना उद्देश्य ध्यान रखना है। ये सब तो लगा रहेगा। और जब आप लोक जीवन में हैं तो निंदाएं तो होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, झेलनी पड़ेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। और या फिर हम तुलसीदास जी की तरह इस बात पर सीधे आ जाएं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कि हानि होगी या लाभ होगा, जिएंगे या मरेंगे, यश होगा या अपयश होगा, ये नियति के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो अपयश हो रहा है तो हो रहा है, कभी यश भी हो जाएगा, ऐसा क्या है। और ये कहना बड़ा आसान है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। कहना तो बहुत आसान है, मैंने कहा, आपने सुना, तालियां बजेगी, मजा। और जब अपयश होता है ना, तब ये याद नहीं आता है। उस समय तो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और पता नहीं क्या होता है। राम की स्थिति सोच के देखिए। बाबू, मैं बार बार राम का जिक्र कर रहा हूं पटेल जी को समझाने के लिए। राम वन के अंदर हैं और सीता जी ने कहा कि मुझे हिरण चाहिए, मैंने स्वर्णिक हिरण देखा है। वो उस समय शायद नहीं समझ पाए कि ये एक जाल है। वो लक्ष्मण जा रहे हैं, लक्ष्मण ने रेखा खींची है, पर जैसा कि नियति है उसमें उनका अपहरण हो जाता है, रावण आके अपहरण करता है। राम वापस आए हैं। तो इसी तरह राम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं। देखिए, जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये एक जैसे नहीं है। वाल्मीकि के यहाँ इनका व्यक्तित्व अलग है, भवभूति के यहाँ, तुलसीदास जी के यहाँ अलग है, निराला के यहाँ अलग है, क्योंकि कवि अपने समय के हिसाब से अपने अति के व्यक्तित्व को भी बदलता है और अच्छा बनाता है। तुलसीदास जी के राम अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मतलब इतना मजबूत व्यक्ति जो पिता के कहने पर बिना एक सेकंड लगाए सत्ता छोड़ दे और उसकी आंख में आंसू तक ना आए। कोई आंसू नहीं है, कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की चीजें छोड़ दी, उसमें ऐसा क्या है। पर वन में अकेले हैं, केवल एक भाई के साथ, न सेना है, न हाथी है, न घोड़े, कुछ है, और पत्नी का अपहरण हो गया है। अभी राम को ये पता भी नहीं कि क्या हुआ है, वो तो देख रहे हैं कि सीता मिल नहीं रही है। इतना भावुक आपने राम को शायद न देखा हो। बांग्ला भाषा में एक रामायण है, कृतिवास रामायण, उसमें भावुक है, आंसू के साथ रोते हैं उसमें, वो कई बार रोए हैं। पर हिंदी के समाज में जो राम है उनकी छवि रोने वाली नहीं है, उसमें वो रोते नहीं है, मजबूत रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में भी एक बार उनकी आंखें भर आई हैं इस मौके पर। इतने परेशान हैं, कोई मिल नहीं रहा, किससे पूछें जंगल में, और अंत में पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकरों की पंक्ति, हे भंवरों की पंक्ति, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने देखा ऐसी को जिसकी आंखें मृग जैसी हैं? ये भगवान राम हैं। इतना मजबूत व्यक्ति जो सत्ता जाने पर 1 सेकंड को हिल तक दे रहा है, इसको सत्ता का लोभ है ही नहीं। जब उसकी पत्नी उसको नहीं मिल रही है तो भावनाओं में बहकर पक्षियों से, हिरणों से, भंवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीखा है। और फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है जटायु से कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ने उसका अपहरण किया है। वो राजा जिसको भगवान शिव का वरदान हासिल है, वो राजा जिसका बेटा मेघनाद इंद्र को हरा चुका है, उस राजा ने इनकी पत्नी का अपहरण किया है। और ये जंगल में है, वनवास के नियम के तहत अयोध्या की सेना को भी नहीं बुला सकते हैं। उस राजा से समुद्र पार करके लड़ना है
बिना सेना के लड़ना है और नहीं लड़ेंगे तो सीता की मुक्ति कैसे होगी। 1908 में आ जाइए, पटेल विवाह थोड़ा जल्दी उम्र में हुआ, जैसा कि उस दौर में होता था, सबका ही होता था, तो उनका भी हो गया था। बहुत नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, सम्मान भी करते थे। उनकी पत्नी को तबीयत खराब हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ, मुंबई लेके गए 1908 में। रामा अस्पताल वहाँ का अच्छा बड़ा अस्पताल था, वहाँ उनका एडमिशन हुआ। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन दवाइयाँ देंगे, ठीक हो जाएंगी तो सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ दिन दवाइयों पे चलेगा। दवाइयाँ होने लगी, कुछ ठीक होने लगी। इतने में आनंद से एक जानकारी आई कि उनका एक परिचित, उसके ऊपर सरकार ने हत्या का मुकदमा लगा दिया है। और उसने कहा कि आप, क्योंकि पटेल इंग्लैंड से पढ़ के आए बैरिस्टर थे, कोई मजाक तो था नहीं, उनकी तूती बोलती थी अपनी वकालत में। मित्र ने कहा कि आप आएंगे तो बच पाऊंगा, वरना तो इस सरकार का इरादा कुछ सही लग नहीं रहा है। तो पत्नी को ठीक स्थिति में देखकर ये कहे कि मैं 2-4 दिन में छुड़ा के आता हूं। आनंद आ गए वापस। संयोग से उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि आज स्थितियां ठीक हैं, सारे जो पैरामीटर से ठीक हैं, आज ही सर्जरी करना ठीक रहेगा। तो सर्जरी कर दी, उनकी एब्सेंस में कर दी, और शाम को तार भेजा कि ऑपरेशन हो गया है, आपकी पत्नी ठीक है। तो इनको भी सुकून था। अगले दिन भी कोर्ट में तारीख लगी हुई थी उस मुवक्किल को बचाने की। अगले दिन ये अदालत में केस लड़ रहे हैं, अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक उस समय उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ी और देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। 33-34 की उम्र थी उस समय सरदार पटेल की, उतनी सी उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहां से तार हुआ, तार पहुंचा और ये अदालत में केस लड़ ही रहे हैं। और एक परिचित ने आके उनके हाथ में तार थमा दिया, और उस समय वो अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तार पढ़ा, तार में लिखा है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। लगभग वही स्थिति है। ऐसे में कौन काम करना चाहेगा? कोई भी ये चाहेगा कि फिलहाल मैं यहां से जाऊं, दुख अपना कम करूं, परिवार के साथ बैठूं। और उनके दिल में एक ही बात आ रही है कि मेरा निजी दुख तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं इस बिंदु पर हट गया तो वो तो चली गई, ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए। और 1-2 मिनट का अंतराल, मन ही मन में अपने आप से बातचीत, तार को मोड़ के जेब में रखा, जिरह की, दोस्त को बचाया। और कार्यवाही खत्म होने के बाद दोस्त ने पूछा क्या तार आया था, और तब पहली बार किसी को पता लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई है। यूं मुझे लगता है कि पत्नी की मृत्यु पर इतना कोई कैसे निष्ठुर हो सकता है, लेकिन जब बड़ा उद्देश्य सामने हो तो हमें शायद ये हक भी नहीं होता कि हम निजी दुखों को किसी दूसरे के भावी संकट की तुलना में तरजीह दें, ज़्यादा महत्व दें। जिसमें अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण करने की सामर्थ्य होती है, सच्चा नहीं होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ताकत चाहिए ऐसा होने के लिए। अब ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा व्यक्ति जब स्वाधीनता संग्राम में उतरेगा